चलिए शुरुआत करते हैं हरिशंकर जी परसाई की व्यंग रचना घायल बसंत। कल बसंतोत्सव था। कवि बसंत के आगमन की सूचना पा रहा था। प्रिय फिर आया मादक बसंत। मैंने सोचा जिससे बसंत के आने का बोध भी अपनी तरफ से कराना पड़े, उस प्रिय से तो शत्रु अच्छा। ऐसे ना समझ को प्रकृति विज्ञान पढ़ाएंगे या उससे प्यार करेंगे, मगर कवि को न जाने क्यों ऐसा बेवकूफ पसंद आता है। कवि मग्न होकर गा रहा था, प्रिय फिर आया मादक बसंत। पहली पंक्ति सुनते ही मैं समझ गया कि इस कविता का अंत हा हंत से होगा, और हुआ। अंत संत दिगंत आदि के बाद सिवा हा हंत के कौन पद पूरा करता। तुक की यही मजबूरी है। लीक के छोर पर यही गहरा गढ़ा होता है। तुक की गुलामी करोगे तो आराम चाहे पसंद से कर लो, अंत जरूर हा अंत से होगा। सिर्फ कभी ऐसा नहीं करता, और लोग भी, सयाने लोग भी इस चक्कर में होते। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में तुक पर तुक बिठाते चलते हैं और वसंत से शुरू करके हा अंत पर पहुंचते हैं। तुक्कें बराबर फिट बैठती है, पर जीवन का आवेग निकल भागता है। तुक्के हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रही है। हाल ही में हमारी समाजवादी सरकार के अर्थ मंत्री ने दबा सोना निकालने की जो अपील की, उसकी तुक शुद्ध सर्वोदय से मिलाई। सोना दबाने वालों, देश के लिए स्वेच्छा से सोना दे दो। तुक उत्तम प्रकार की थी। सांप तक का दिल नहीं दुखा, पर सोना 4 हाथ और नीचे चला गया। आखिर कब तक तुक को तिलांजलि देंगे? कब बेतुका चलने की हिम्मत करेंगे? कवि ने कविता समाप्त कर दी थी। उसका हा अंत आ गया था। मैंने कहा, धत तेरी की। 7 तुकों में ही टें बोल गया। राष्ट्र कवि इस पर कम से कम 51 तुके बांधते। 9 तुके तो उन्होंने चक्र पर बांधी हैं। देखो यशोधरा पृष्ठ 13। पर तू मुझे क्या बताएगा कि बसंत आ गया? मुझे तो सुबह से ही मालूम है। सवेरे बसंत ने मेरा दरवाजा भी खटखटाया था। मैं रजाई ओढ़े सो रहा था। मैंने पूछा, कौन? जवाब आया, मैं बसंत। मैं घबरा उठा। जिस दुकान से सामान उधार लेता हूँ, उसके नौकर का नाम भी बसंत लाल है। वह उधारी वसूल करने आया था। कैसा नाम है और कैसा काम करना पड़ता है इसे। इसका नाम पतझड़दास या तुषारपात होना था। बसंत अगर उधारी वसूल करता फिरता है तो किसी दिन आनंद कर थानेदार मुझे गिरफ्तार करके ले जाएगा और अमृतलाल जल्लाद फांसी पर टांग देगा। बसंत लाल ने मेरा मुहूर्त बिगाड़ दिया। इधर से कहीं ऋतुराज बसंत निकलता होगा तो वो सोचेगा कि ऐसे के पास क्या जाना जिसके दरवाजे पर सवेरे से उधारी वाले खड़े रहते हैं। इस बसंत लाल ने मेरा मौसम ही खराब कर दिया। मैंने उसे टाला और फिर ओढ़कर सो गया। आंखें झंप गई। मुझे लगा दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। मैंने पूछा, कौन? मैं खींच उठा। कह तो दिया कि फिर आना। उधर से जवाब आया, मैं बार बार कब तक आता रहूंगा? मैं किसी बनिए का नौकर नहीं हूँ, ऋतुराज बसंत हूँ। आज तुम्हारे द्वार पर फिर आया हूँ और तुम फिर सोते मिले हो। अलाल अभागे, उठकर बाहर तो देख। ठूठों ने भी नव पल्लव पहन रखे हैं। तुम्हारे सामने की प्रोड़ा नीम तक नवोड़ा से हाव भाव कर रही है और बहुत भद्दी लग रही है। मैंने मुंह उगाड़कर कहा, भाई माफ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। अपनी यही विडम्बना है कि ऋतुराज बसंत भी आए तो लगता है उधारी के तगादे वाला आया। उमंगे तो मेरे मन में भी हैं, पर यार ठंड बहुत लगती है। वो जाने के लिए मुड़ा। मैंने कहा, जाते जाते एक छोटा सा काम मेरा करते जाना। सुना है तुम उबड़ खाबड़ चेहरों को चिकना कर देते हो। फेस लिपस्टिक के अच्छे कारीगर हो तुम। तो जरा यार मेरी सीढ़ी ठीक करते जाना, उखड़ गई है। उसे बुरा लगा। बुरा लगने की बात है, जो सुंदरियों के चेहरे सुधारने का कारीगर है। उससे मैंने सीढ़ी सुधारने के लिए कहा। वह चला गया। मैं उठा और शाल लपेटकर बाहर बरामदे में आया। हजारों सालों के संचित संस्कार मेरे मन पर लदे हैं। टनों कवि कल्पनाएं जमी हैं। सोचा बसंत है तो कोयल होगी ही।
पर न कहीं कोयल दिखी न उसकी कूक सुनाई दी। सामने की हवेली के कंगूरे पर बैठा कौवा कांव कांव कर बैठा। काला कुरूप कर्कश कोटा मेरी सौंदर्य भावना को ठेस लगी। मैंने उसे भगाने के लिए कंकड़ उठाया। तभी ख्याल आया कि एक परंपरा ने कौड़ को भी प्रतिष्ठा दे दी है। यह विरहणी को प्रियतम के आगमन का संदेशा देने वाला माना जाता है। सोचा कहीं यह आसपास की किसी विरहणी को प्रिय के आने का सगुन न बता रहा हो। मैं विरहणियों के रास्ते में कभी नहीं आता। पतिव्रताओं से तो बहुत डरता हूँ। मैंने कंकड़ डाल दिया। कौवा फिर बोला, नायिका ने सोने से उसकी चोंच मढ़ाने का वायदा कर दिया होगा। शाम को गाड़ी से अगर नायक दौरे से वापस आ गया तो कल नायिका बाजार से आने वाले सामान की जो सूची उसके हाथ में देगी उसमें 2 तोले सोना भी लिखा होगा। नायक पूछेगा, प्रिय सोना तो अब काला बाजार में मिलता है, लेकिन अब तुम सोने का करोगी क्या? नायिका लजाकर कहेगी, उस कौवे की चोंच मढ़ाना है जो कल सवेरे तुम्हारे आने का सगुन बता गया था। तब नायक कहेगा, प्रिय तुम बहुत भोली हो। मेरे दौरे का कार्यक्रम यह कौवा थोड़े ही बनाता है। वह कौवा बनाता है जिसे हम बड़ा साहब कहते हैं। इस कलूटे की चोंच सोने से क्यों मढ़ाती हो? हमारी दुर्दशा का यही तो कारण है कि तमाम कौवे सोने से चोंच मढ़ाए हैं और इधर हमारे पास हथियार खरीदने को सोना नहीं है। हमें तो कौवों की चोंच से सोना खरोंच लेना है। जो आनाकानी करेंगे उनकी चोंच काट कर सोना निकाल लेंगे। प्रिय वही बड़ी गलत परंपरा है जिसमें हंस और मोर की चोंच तो नंगी रहे पर कौवे की चोंच सुंदरी खुद सोना मढ़े। नायिका चुप हो जाएगी। स्वर्ण नियंत्रण कानून से सबसे ज्यादा नुकसान कौवों और विरहणियों का हुआ है। अगर कौवे ने 14 कैरेट के सोने से चोंच मढ़ाना स्वीकार नहीं किया तो विरहणी को प्रिय के आगमन की सूचना कौन देगा? कौवा फिर बोला, मैं इससे युगों से घृणा करता हूँ। तब से जब इसने सीता के पांव में चोंच मारी थी, राम ने अपने हाथ से फूल चुनकर उनके आभूषण बनाकर सीता को पहनाए। इसी समय इंद्र का बिगड़ेल बेटा जयंत आवारागर्दी करता वहां आया और कौवा बनकर सीता के पांव में चोंच मारने लगा। ये बड़े आदमी के बिगड़ेल लड़के हमेशा दूसरों का प्रेम बिगाड़ते हैं। यह कौवा भी तुमसे नाराज है क्योंकि मैंने अपने घर के झरोखों में गोरैयों को घोंसले बना लेने दिए हैं। पर इस मौसम में कोयल कहाँ है? वह अमराई में होगी। कोयल से अमराई छूटती नहीं है, इसलिए इस वसंत में कौवे की पनाई है। वो तो मौका परस्त है, उसने के लिए पोल ढूंढता है। कोयल ने उसे जगह दे दी है। वह अमराई की छाया में आराम से बैठी है और इधर हर ऊंचाई पर कौवा बैठा कांव कांव कर रहा है। मुझे कोयल के पक्ष में उदास पुरातन प्रेमियों की आह भी सुनाई देती है। हाय, अब वे अमराइया यहाँ कहाँ हैं कि कोयले बोले? यहाँ तो ये शहर बस गए हैं और कारखाने बन गए हैं। कहता हूँ कि सर्वत्र अमराइया नहीं है तो ठीक ही नहीं है। आखिर हम कब तक जंगली बने रहते? मगर अमराई और कुंज और बगीचे भी हमें प्यारे हैं। हम कारखाने को अमराई से घेर देंगे और हर मोहल्ले में बगीचा लगा देंगे। अभी थोड़ी देर है पर कोयल को धीरज के साथ हमारा साथ तो देना था। कुछ दिन धूप तो हमारे साथ सहना था। जिसने धूप में साथ नहीं दिया वो छाया कैसे बटाएंगी? जब हम अमराई बना लेंगे तब क्या वह उसमें रह सकेगी? नहीं, तब तक तो कौवे अमराई पर कब्जा कर लेंगे। कोयल को अभी आना चाहिए। अभी जब हम मिट्टी खोदें, पानी सींचे और खाद दें, तभी उसे गाना चाहिए। मैं बाहर निकल पड़ता हूँ। चौराहे पर पहली बसंत साड़ी दिखी। मैं उसे जानता हूँ। यौवन की एड़ी दिख रही है। वो जा रहा है। अभी कुछ महीने पहले ही शादी हुई है। मैं तो कहता आ रहा था कि चाहे कभी ले रुखीरी ये डाल वासंती लेगी निराला। उसने वासंती ले लिया। कुछ हजार में उसे ये बूढ़ा हो रहा पति मिल गया। वह भी उसके साथ है। बसंत का अंतिम चरण और पतझड़ साथ जा रहे हैं। उसने मांग में बहुत सा सिंदूर चुपड़ रखा है। उसकी जितनी मुश्किल से शादी होती है वो बेचारी उतनी ही बड़ी मांग भरती है। उसने बड़े अभिमान से मेरी तरफ देखा, फिर पति को देखा। उसकी नजर में ठसक और ताना है।
जैसे अंगूठा दिखा रही है कि ले, मुझे तो यह मिल ही गया, मगर यह क्या? वो ठंड से कांप रही है और सी कर रही है। बसंत में वासंती साड़ी को कम भी छूट रही है। यह कैसा बसंत है जो शीत के डर से कांप रहा है? क्या कहा था विद्यापति ने? सरस वसंत समय भल पाओली, दक्षिण पवन बहु धीरे। नहीं मेरे कवि, दक्षिण से मलय पवन नहीं बह रहा है, यह उत्तर से बर्फीली हवा आ रही है। हिमालय के उस पार से आकर इस बर्फीली हवा ने हमारे बसंत का गला दबा दिया है। हिमालय के पार बहुत सा बर्फ बनाया जा रहा है, जिसमें सारी मनुष्य जाति को मछली की तरह जमा कर रखा जाएगा। यह बड़ी भारी साजिश है, बर्फ की साजिश। इस बर्फ की हवा ने हमारे आते बसंत को दबा रखा है। यूं हमें विश्वास है कि बसंत आएगा। शैली ने कहा है, अगर शीत आ गई है तो क्या बसंत बहुत पीछे होगा? बसंत तो शीत के पीछे लगा हुआ ही आ रहा है, पर उसके पीछे गर्मी भी तो लगी है। अभी उत्तर से शीत लहर आ रही है तो फिर पश्चिम से लू भी तो चल सकती है। बर्फ और आग के बीच में हमारा बसंत फंसा है। इधर शीत उसे दबा रही है और उधर से गर्मी, और बसंत सिकुड़ता जा रहा है। मौसम की मेहरबानी पर भरोसा करेंगे तो शीत से निपटते निपटते लू तंग करने लगेगी। मौसम के इंतजार से कुछ नहीं होगा। वसंत अपने आप नहीं आता, उसे लाया जाता है। सहज आने वाला तो पतझड़ होता है, वसंत नहीं। अपने आप तो पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते तो वृक्ष का प्राण रस पीकर पैदा होते हैं। वसंत यूं नहीं आता। शीत और गर्मी के बीच से जो जितना वसंत निकाल सके निकाल ले। दो पाटों के बीच में फंसा है देश का बसंत। पाट और आगे खिसक रहे हैं। बसंत को बचाना है तो जोर लगाकर इन दोनों पाटों को पीछे ढकेलो। इधर शीत को, उधर गर्मी को, तब बीच में से निकलेगा हमारा घायल बसंत।